अध्याय 91। वुटेन शहर में सनसनी या फिर गूजुनर। आज जियाओ परिवार काफी जीवंत है और आमतौर पर विशाल और खाली हॉल जियाओ परिवार के सदस्यों से भरा हुआ है। बीच की सीट पर परिवार के सबसे शक्तिशाली लोग बैठे थे। ग्रैंड एल्डर अपनी कुर्सी पर बैठे थे, उनके बूढ़े चेहरे पर मुस्कुराहट के कारण झुर्रियां पड़ गई थीं। ये वास्तव में आपकी बदौलत है कि पिछले कुछ वर्षों में परिवार तेजी से बढ़ा है। जब आप छोटे थे तो हमें लगता था कि आप एक महान व्यक्ति होंगे और आपका भविष्य उज्जवल होगा। अब लगता है कि हम आपके बारे में सही थे। हा हा हा। कुल का विकास कुल के सदस्यों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। मैंने अपनी क्षमता के अनुसार केवल थोड़ी मदद की है, बस इतना ही। अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए जियाओ मिंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उसने जियाओ परिवार को जो चीजें दी थीं, उनमें से ज्यादातर उसके किसी काम की नहीं थी। यह जियाओ परिवार के प्रयासों का ही नतीजा था कि वे अपने वर्तमान स्तर तक पहुंच पाए। अगर जियाओ परिवार ने प्रयास नहीं किया होता तो उसने जो कुछ भी उन्हें दिया था वह सब व्यर्थ हो जाता। बेशक जियाओ मिंग ने ऐसा सोचा था, लेकिन कबीले के अन्य सदस्य ऐसा नहीं सोचेंगे। आखिरकार पिछले कुछ वर्षों में जियाओ मिंग ने सैकड़ों जुबान क्लास 2 तकनीकें और क्यूई विधियां भेजी, जिनमें कई उच्च स्तरीय जुबान क्लास 2 तकनीकें शामिल थीं, जिनमें कई तरह की विशेषताएं शामिल थीं। इससे पहले जियाओ परिवार की सबसे उन्नत की हुई विधियां और 2 तकनीकें केवल मध्यवर्ती स्तर जुबान क्लास में थीं, और गोपनीयता के कारण केवल कबीले का मुखिया ही उनका अभ्यास कर सकता था, और अगर कबीले के मुखिया की विशेषताएं मेल नहीं खाती तो शायद कोई भी उनका अभ्यास नहीं कर सकता था, जो वास्तव में दुखद था। तकनीकों के अलावा कुछ गोलियां भी हैं। हालांकि ये गोलियां औषधीय फॉर्मूलों पर सामान्य जियाओ मिंग अभ्यास गोलियां हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता बहुत खराब नहीं है। उनके लिए धन्यवाद। वर्तमान जियाओ परिवार के पास अन्य 7 डू ग्रैंड मास्टर हैं। परिवार में डू ग्रैंड मास्टर्स की संख्या वुटेन सिटी में सबसे अधिक थी। इसलिए कबीले के सदस्यों ने सोचा कि जियाओ मिंग विनम्र है और एक के बाद एक उसकी प्रशंसा की। हे, इतने सालों के बाद भी जियाओ मिंग पहले की तरह ही विनम्र है। कोई अहंकार नहीं, कोई अधीरता नहीं और अच्छे शिष्टाचार। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियाओ मिंग की शानदार उपस्थिति, परिवार के सबसे मजबूत सदस्य के रूप में उनकी स्थिति और उनके बेपरवाह व्यक्तित्व ने परिवार की कुछ महिला सदस्यों को इस हद तक आकर्षित किया कि वे चक्कर खा गईं, और जब वे उनके पास पहुंची तो उनकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं। जियाओ मिंग महिला सदस्यों की विभिन्न तारीफों और उग्र आंखों को देखकर हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार उसने बचपन से ही यही तारीफें सुनी थीं और बहुत पहले ही उसे सामान्य तरीके से व्यवहार करना सीख लिया था। जब भीड़ की तारीफें थोड़ी कम हुई तो कबीले के मुखिया जियाओ झान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुमने वर्षों से कबीले के लिए जो योगदान दिया है वह सभी के लिए स्पष्ट है, इसलिए तुम्हारी योग्यताओं के सम्मान में तुम्हें याद रखने के लिए तुम्हारा नाम कबीले की योग्यता पुस्तिका में लंबे समय से दर्ज है। ओह! इन शब्दों पर जियाओ मिंग ने कुछ हद तक आश्चर्यजनक आवाज निकाली। योग्यता पुस्तिका जियाओ परिवार द्वारा परिवार के कुछ सदस्यों को सम्मानित करने के लिए स्थापित की गई एक सूची थी, जिन्होंने परिवार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और योग्यता पुस्तिका में दर्ज होने वाला जियाओ परिवार का अंतिम सदस्य पूर्व कबीले का मुखिया जियाओ लिन था। परिवार की एकजुटता के लिए मूल रूप से सभी परिवारों में कुछ ऐसा ही होगा। जियाओ मिंग ने इतनी जल्दी अपना नाम इस पर होने की उम्मीद नहीं की थी, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उसने इस तरह से नहीं सोचा था, क्योंकि कबीले के सदस्य जो योग्यता पुस्तिका में थे वे मूल रूप से अब मर चुके थे और वह अभी किशोर था। जियाओ झान सही कह रहा है। कबीले की मेरिट बुक में जाने के अलावा कबीले ने तुम्हारे लिए सर्वोच्च बुजुर्ग का पद भी स्थापित किया है। अब से तुम परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग होगे और परिवार में तुम्हारा पद हम बुजुर्गों से ऊपर होगा। आमतौर पर चिड़चिड़े रहने वाले तीसरे बुजुर्ग ने अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाया और प्रसन्नतापूर्वक कहा। जियाओ मिंग की वर्तमान ताकत और परिवार में उनके द्वारा किए गए योगदान के साथ एक साधारण कबीले के सदस्य की स्थिति लंबे समय से अनुपयुक्त थी, और जियाओ परिवार में कई चर्चाओं के बाद सर्वोच्च बुजुर्ग का पद बनाया गया। ईमानदारी से कहूं तो अगर ये तथ्य न होता कि जियाओ मिंग बहुत छोटा था और मूल कबीले के मुखिया जियाओ झान ने वर्षों में कोई बड़ा अपराध नहीं किया था, तो वे चाहते कि जियाओ मिंग कबीले के मुखिया का पद संभाले। आखिरकार केवल सबसे मजबूत ही कबीले को आगे ले जा सकता था, और जियाओ झान अब कबीले में सबसे मजबूत या दूसरा सबसे मजबूत नहीं था, बल्कि केवल तीसरा सबसे मजबूत था। मुखिया कबीले का पद भी एक वंश से दूसरे वंश को नहीं दिया जाता था,
ताकत और प्रतिष्ठा वाले लोग प्रतिस्पर्धा कर सकते थे जब पुराने कबीले के मुखिया ने पद छोड़ दिया हो। उस समय जियो झान अपनी ताकत के साथ साथ पुराने कबीले के मुखिया जियो लिन द्वारा छोड़ी गई प्रतिष्ठा के कारण सफल हुआ। बेशक भले ही वे चाहते थे कि जियो मिंग कबीले के मुखिया का पद संभाले, जियो मिंग ने अपना हाथ हिलाकर मना कर दिया होता। उसने ऐसा नहीं किया, कबीले में रहने के लिए इतना समय चाहिए था और ज़ियाओ परिवार को कुछ मदद दे पाना पहले से ही सीमा थी। ज़ियाओ परिवार ने शायद थोड़ा अनुमान लगा लिया था कि वह क्या सोच रहा था। एक सक्षम युवा निश्चित रूप से बाहर जाकर अपना नाम बनाना चाहेगा और किसी ने वास्तव में ये सुझाव नहीं दिया कि ज़ियाओ झान को इस्तीफा दे देना चाहिए और ज़ियाओ मिंग को पदभार संभालने देना चाहिए। ज़ियाओ मिंग ने सुप्रीम एल्डर के पद के बारे में लंबे समय तक विचार किया और महसूस किया कि इस तरह के पद पर रहने में कोई समस्या नहीं है। उसने आखिरकार ज़ियाओ परिवार को सिर हिलाया जो उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे। चूंकि यह कबीले का निर्णय है, इसलिए मैं फिलहाल ये पद ले लूंगा, लेकिन इस पद को बहुत सारी चीजों को प्रबंधित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, है ना? ये देखकर कि ज़ियाओ मिंग ने पद स्वीकार कर लिया था, ग्रैंड एल्डर ने भी राहत की सांस ली। उसे वास्तव में डर था कि ज़ियाओ मिंग इसे ठुकरा देगा, क्योंकि ज़ियाओ मिंग ने जो भी योगदान दिया था उसके बाद ज़ियाओ परिवार के पास उसे पुरस्कृत करने के लिए कुछ भी नहीं था। कोई भी इसे कैसे भी देखे, ज़ियाओ मिंग पूरे ज़ियाओ परिवार से ज्यादा अमीर था और ज़ियाओ परिवार के लिए उनके पास कबीले के भीतर सिर्फ कुछ मानक पद थे जो उसे दिए जा सकते थे। राहत महसूस करने वाले ग्रैंड एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा, सुप्रीम एल्डर तय कर सकते हैं कि चीज़ों को संभालना है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं। जवाब में ज़ियाओ मिंग ने बेशक कहा कि वह चीज़ों को संभालना नहीं चाहता था। कुछ और मिनट तक बातचीत करने के बाद ज़ियाओ झान ने अचानक उत्सुकता से पूछा, हम इतने लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं कि मैं आपसे आपके आसपास के दोस्तों के नाम पूछना भूल गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप उनका परिचय करा सकते हैं? ओह, मैं उनका परिचय कराना भूल गया। बाईं और सफ़ेद कपड़े वाली लड़की जियानान अकादमी में कई सालों से मेरी एक अच्छी दोस्त है, जियान। उसकी ताकत डूकिंग दायरे में है। जियान, जिसका परिचय कराया जा रहा था, ने शब्दों को सुनकर एक पल के लिए अपनी आंखें उठाईं और जल्दी से उन्हें फिर से नीचे कर लिया। ऐसा लग रहा था कि उसे ज़ियाओ परिवार के लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके बगल में खड़े ज़ियाओ मिंग ने उसके चेहरे पर यह भाव देखा और उसे पता था कि वह फिर से शांत नहीं बैठ पाएगी, इसलिए वह असहाय होकर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका और भीड़ से बात करना जारी रखा। दाहिनी ओर यह सफ़ेद बालों वाला युवक, अच्छा, वह भी डूकिंग क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति है, आप उसे ज़ूतियान कह सकते हैं। हंस, स्वाभाविक रूप से किसी को भी ज़ियाओ मिंग की बातों पर संदेह नहीं था, इसलिए जब उसने अपना परिचय समाप्त किया तो हॉल के अंदर लगातार ठंडी हवा की आवाज़ गूंजती रही। ज़ियाओ परिवार के सभी सदस्य अंदर तक हिल गए। वे कई सालों से रह रहे थे, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने ज़ियाओ परिवार में इतने सारे मजबूत लोगों को इकट्ठा होते देखा था। इसके अलावा ये दोनों डूकिंग बहुत छोटे थे और लड़की ज़ियाओ मिंग से भी छोटी लग रही थी। ज़ियाओ मिंग पहले से ही जानता था कि कबीले से इस तरह की प्रतिक्रिया होगी। आखिरकार जियामा साम्राज्य में बहुत सारे डूकिंग शक्तिशाली नहीं थे। ज़ियाओ मिंग ने जियान और ज़ूतियान की ताकत को उजागर करने का जो कारण चुना था, वह वास्तव में ज़ियाओ परिवार के कुछ सदस्यों को आंखें न होने से बचाना था। अगर वे इन कुछ दिनों में जियान और ज़ूतियान को नाराज़ करते हैं, भले ही वे उसे चेहरा दें और उनकी जान बचाएं, तो उसे डर था कि उन्हें 10 दिन से लेकर आधे महीने तक लेटना पड़ेगा। ये जानना चाहिए कि जियान और ज़ूतियान जादुई जानवर थे और वे अपनी नज़र में ऐसे कमज़ोर इंसानों की परवाह नहीं करेंगे। जब ज़ियाओ मिंग अपने कबीले से बात कर रहा था तो उनके लौटने की खबर वुटेन शहर में तेज़ी से फैल गई और इस मामले पर सड़कों और गलियों में चर्चा हुई। सड़क पर एक अधेड़ उम्र के आदमी ने एक व्यक्ति को खींचा जिसे वह अच्छी तरह से जानता था और रहस्यमय तरीके से पूछा, अरे बूढ़े वांग, क्या तुम जानते हो? क्या जानते हो? बूढ़े वांग ने उत्सुकता से पूछा। ज़ियाओ परिवार का प्रतिभाशाली व्यक्ति ज़ियाओ मिंग वापस आ गया है। क्या तुम्हारा मतलब है वह युवा और शक्तिशाली डूकिंग ज़ियाओ मिंग जिसने सालों पहले ज़ियाओ परिवार को छोड़ दिया था, वह वापस आ गया है? ऐसा कब हुआ? हे, आज ही। तुम्हें उड़ते हुए जादुई जानवर को देखना चाहिए था जो आज वुटेन शहर के ऊपर मंडरा रहा था। यही वह उड़ने वाला जादुई जानवर है जो उसे लाया था। तस्क, उड़ते हुए जादुई जानवर, बहुत सारा पैसा, डूकिंग पावर हाउस बनने के योग्य। मैंने सुना है कि वह इस साल केवल एक किशोर है। जब तक वह भविष्य में नहीं गिरता, उसका भविष्य निश्चित रूप से शानदार होगा। ऐसा कहने के बाद तुम्हें कैसे पता?
हे, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे चाचा का छोटा भाई जियाओ परिवार के लिए एक गार्ड के रूप में काम कर रहा है। उसने कहा कि यह जियाओ परिवार में एक सनक बन गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा और जियाओ परिवार का कोई संबंध होगा। फिर तुम अपने रिश्तेदार से पूछ सकते हो जो जियाओ परिवार के लिए गार्ड के रूप में काम करता है कि वह मेरी मदद करे। क्या जियाओ परिवार अभी भी गार्ड की तलाश में है? चाहे वे पैसे दे या न दे, मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वह पेशा है। जियाली परिवार के विशाल हॉल में थोड़ा अंधेरा इंटीरियर जियाओ परिवार की तरह ही भीड़भाड़ वाला था। मुखिया, कबीले के नेता जियाली बी ने थोड़ा उदास चेहरे के साथ बात की। क्या खबर पक्की है? क्या वह वास्तव में वही है जो वापस आ गया है? जियाली परिवार की पोशाक में एक युवक ने जवाब दिया। ये पुष्टि हो गई है कि वह वापस आ गया है। पुष्टि की? ये वास्तव में जियाओ मिंग है जो वापस आ गया है, और उसके साथ पिछले साल हमारे कबीले को झटका देने वाला शक्तिशाली डू स्पिरिट जियाओ शान भी है। यह मामला वुटान सिटी में सभी को पहले से ही पता है। ये शब्द सुनकर हॉल में जियाली परिवार के बीच हंगामा मच गया। जियाली बी ने गंभीर भाव से मेज पर जोर से मारा और मजबूत लकड़ी की मेज तुरंत टुकड़ों में टूट गई। लानत है! इन सभी वर्षों में हमारे परिवार को जियाओ परिवार ने कुचल दिया है, और अब जब जियाओ परिवार का जियाओ मिंग वापस आ गया है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या ये संभव है कि हमें झुकना पड़े और आत्मसमर्पण करना पड़े? जियाली परिवार जियो परिवार की तरह एक बाजार व्यवसाय चलाता था और खुद को प्रतिद्वंद्वी मानता था, इसलिए अक्सर कुछ टकराव होता था। पिछली बार जब वे भिड़े तो उनका सामना जियो शान से हुआ, जो घर लौट आया था, और जियो शान ने अपने कबीले के सदस्यों के साथ सीधे जियाली परिवार के बाजार पर छापा मारा था। इस टकराव से जियाली परिवार को भारी नुकसान हुआ और उसके बाद जियो परिवार ने धीरे धीरे जियाली परिवार के इलाके को निगल लिया। इस तथ्य के कारण कि जियो परिवार उनसे बहुत अधिक शक्तिशाली था, जियाली परिवार इसे सहन नहीं कर सका और अब तक उनके परिवार का बाजार हिस्सा आधा रह गया था। जियाली बी की दहाड़ पर किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद जियाली बी को जवाब देने वाले युवा कबीले के सदस्य ने सावधानी से कहा, कबीले के नेता, हम जियो परिवार के सामने क्यों नहीं झुक जाते? हमें राहत भी मिल सकती है। जियाओ परिवार आज रात एक पारिवारिक भोज आयोजित करेगा, इसलिए हम उनकी बातें सुनने के लिए उनसे मिलने जा सकते हैं। अन्यथा अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो हमारा परिवार दिवालिया हो जाएगा। जियाली बी ने ठंडी सांस ली और कहा, क्या हम जमा करके उन बाजार शेयरों को वापस पा सकते हैं? क्या आप बकवास करना बंद करेंगे? मुझे पहले ही उस जियाओ मिंग की हत्या करने के लिए किसी को भेज देना चाहिए था। परिवार का बाजार व्यवसाय अब अपने आप नहीं चल सकता। जाओ कोई जगह ढूंढो और एक कैसीनो खोलने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर जियाली परिवार के लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह जियाओ परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होने और एओबा परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करने की योजना बनाने का मामला था। वे जानते थे कि वुटान शहर में कैसीनो व्यवसाय हमेशा एओबा परिवार द्वारा नियंत्रित किया गया था। जियाली परिवार के लिए यह अभी भी एक नया क्षेत्र था। हालांकि इस निर्णय को कई लोगों ने स्वीकृति दी। जियाओ परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करने की तुलना में एओबा परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करना बेहतर था। जियाओ परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए अगर वे जियाओ परिवार के जियाओ मिंग को नाराज कर देते हैं और वह अपना हाथ उठाकर उन्हें थप्पड़ मारने का फैसला करता है, तो यह अनुमान लगाया गया था कि उनका परिवार अस्तित्व में नहीं रहेगा। रुको, हालांकि परिवार के उद्योग का परिवर्तन महत्वपूर्ण है। हमें शाम को जियाओ परिवार से भी मिलना चाहिए। हमारे पास बहुत कुछ है। अतीत में हुए संघर्षों के बाद आइए सबसे पहले आज रात की स्थिति पर नजर डालें। अच्छे उपहार तैयार करो, मुझे रात के लिए इनकी जरूरत है। हाँ, वुटान शहर के 3 बड़े कुलों में से एक एओबा परिवार अभी इसी दृश्य का अनुभव कर रहा था। जल्दी से एक अच्छा उपहार तैयार करो, मैं रात के लिए जियाओ परिवार से मिलना चाहता हूँ। न केवल इन 2 कुलों ने बल्कि वुटान शहर के अन्य छोटे कुलों ने भी अच्छे उपहार तैयार किए थे और जियाओ परिवार को शुभकामनाएं भेजना शुरू कर दिया था। मीटर नीलामी घर। शानदार नीलामी घर के अंदर लाल पोशाक में एक खूबसूरत महिला ने अपनी बगल में नौकरानी से एक नाजुक और आकर्षक आवाज में पूछा, जिसने हड्डियों को सुन्न कर दिया। क्या ये वास्तव में जियाओ परिवार का वह प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो वापस आ गया है? मिस याफी, खबर सही है। उसके बगल में नौकरानी ने जवाब में अपना सिर झुका लिया। बहुत अच्छा, पहले नीचे जाओ। याफी की सुस्त आवाज गूंजी। हाँ,
नौकरानी को नीचे जाते देखकर याफी अपने बगल में खड़े एक बुजुर्ग की ओर देखकर मुस्कुराए और बोली, मास्टर गूनी, ये जियो परिवार वास्तव में भाग्यशाली है कि इसमें लगातार 2 प्रतिभाशाली लोग हैं, और भले ही एक गिर गया हो, लेकिन एक और है जो उससे भी अधिक भयानक है। एक किशोर डूकिंग, जिसके बारे में बोलते हुए याफी की आवाज़ भावनाओं से भरी हुई थी और उसका दिल ईर्ष्या से भरा हुआ था। अगर उसके पास इस तरह की साधना प्रतिभा होती तो क्या वह अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर पाती। जिस हृदय याफी से बात कर रही थी उसका चेहरा लाल था और भले ही हरा लबादा साधारण लग रहा था, लेकिन उसमें रोशनी की किरणें उभर रही थीं। जाहिर है, इस लबादे में किसी तरह का मॉन्स्टर कोर प्रत्यारोपित था। एल्डर के सामान्य चेहरे पर हमेशा मौजूद अहंकार था जिसे छिपाना मुश्किल था। हालांकि जब एल्डर ने उसे जवाब दिया तो यह अहंकार जल्दी ही गायब हो गया। केवल उसे एक कड़वी मुस्कान के साथ जवाब देते हुए देखने के लिए। जियाओ परिवार वास्तव में भाग्यशाली है। यह जियाओ मिंग अपनी उत्कृष्ट साधना प्रतिभा के अलावा एक उच्च स्तरीय कीमियागर भी है। इन वर्षों में जियाओ परिवार के सदस्यों ने कई औषधीय गोलियां ली हैं, और यह सोचना कि मैं केवल एक दूसरे दर्जे का कीमियागर हूँ। दूसरी तरफ उसने आह भरी और बस बात करना बंद कर दिया। जाहिर है, जियाओ मिंग का जिक्र उसे हारे हुए जैसा महसूस करा रहा था। कुछ देर तक दोनों के चुप रहने के बाद याफी ने बात की और कहा, आज रात मैं शी से मिलने जाना चाहता हूँ। एओ परिवार से मिलने और उस महान जियाओ मिंग से मिलने के बाद मुझे आश्चर्य है कि क्या मास्टर गूनी मेरे साथ जाने में रुचि रखते हैं। हाँ, मैं देखना चाहूँगा कि यह प्रतिभाशाली जियाओ मिंग कितना आगे बढ़ चुका है और अब उसका कीमियागर स्तर कितना ऊंचा है। जियाओ परिवार के पिछवाड़े में एक छोटे से एकांत आंगन में एक युवा लड़की, जिसके पास एक ठंडी और अलौकिक आभा थी, जैसे कि वह अपने पहले खिले हुए कमल की हो, ने अपने बगल की हवा से लापरवाही से पूछा, बूढ़ी लिंग, आज जियाओ परिवार में ऐसा क्या हो रहा है जो वास्तव में इतना जीवंत है। युवा लड़की के सवाल के गिरने के बाद एक काले वस्त्र पहने व्यक्ति चुपचाप उसके सामने प्रकट हुआ और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, मिस, ऐसा इसलिए है क्योंकि जियाओ मिंग, जो 8 साल से जियाओ कबीले से दूर था, वापस आ गया है। अध्याय 92, जियाओ परिवार में इकट्ठा होना, रात्रि भोज। जियाओ मिंग, ये नाम सुनकर युवा लड़की स्पष्ट रूप से थोड़ी हैरान हुई। तो वह वही है जो जियानान अकादमी से लौटा है। कोई आश्चर्य नहीं कि जियाओ कबीला आज इतना जीवंत है। बू कबीले द्वारा जियाओ परिवार के पास और प्राचीन भगवान की जैद चुराने के लिए भेजे गए व्यक्ति के रूप में बू जुनर को वर्षों से जियाओ परिवार के विकास के बारे में अच्छी तरह से पता था। इन वर्षों के दौरान उसने जियाओ कबीले के लगभग सभी छिपे हुए कोनों और महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा किया था। टोशे प्राचीन भगवान की जैद के अलावा, जिसे उसने कभी नहीं पाया था, वह जियाओ परिवार के सभी खजानों को जानती है और किसी भी अतिरिक्त वस्तु का आसानी से पता लगा सकती है। वह कई बार जियाओ परिवार के सबसे सुरक्षित डू तकनीक हॉल में भी घुस चुकी थी और जियाओ परिवार के सामान्य सदस्यों की तुलना में अतिरिक्त डू तकनीकों के बारे में अधिक जानती थी। ये सभी चीजें जियो मिंग द्वारा जियो परिवार को दी गई थीं, और अब जब जियो मिंग वापस आ गया था तो जियो परिवार ने इसे जो महत्व दिया था उसे दिखाने के लिए निश्चित रूप से इस अवसर का जश्न मनाने के लिए एक बढ़िया स्वागत भोज दिया होगा। 1 साल पहले जियो परिवार ने दावा किया था कि उसने डूकिंग क्षेत्र में सेंध लगाए हैं। एल्डर लिंग, क्या ये सच है या नहीं? इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि गू जुनर का दिल संदिग्ध था। इतना युवा डूकिंग वास्तव में दिमाग हिला देने वाला था, खासकर जियामा साम्राज्य जैसी छोटी जगह में इस स्तर के प्रतिभाशाली व्यक्ति के प्रकट होने की संभावना बहुत कम थी। गू जुनर ठीक थी, कम से कम उसके पास बहुत व्यापक दृष्टिकोण था, इसलिए वह अभी भी इस मामले में विश्वास कर सकती थी, इसलिए उसने केवल सुनिश्चित करने के लिए पूछा। जियामा साम्राज्य के कुछ लोगों ने जब किशोर डूकिंग के बारे में सुना तो उन्होंने इसे केवल एक अफवाह के रूप में लिया, क्योंकि यह वास्तव में उनके ज्ञान से परे था। इसे स्वीकार करना बहुत कठिन था। अपनी मालकिन के सवाल का सामना करते हुए लिंगयंग की आवाज में सम्मान था, क्योंकि उसने जवाब दिया, उसकी आभा जानबूझकर नहीं छिपाई गई है, वह वास्तव में डूकिंग क्षेत्र में है, लेकिन सटीक अवस्था को समझना मुश्किल है। मुझे लगता है कि वह कम से कम एक 5 सितारा डूकिंग है, और शायद एक कीमियागर होने के कारण उसकी आत्मा की धारणा बहुत मजबूत है। अगर यह मेरी डूकी हुई विशेषता के लिए नहीं होता जो छिपाने के लिए उपयुक्त है, तो मुझे उसके द्वारा खोजा जा सकता था। वाक्य के अंत में लिंगयंग की आवाज में प्रशंसा का एक रंग था, यह नहीं जानते हुए कि वह अपनी खुद की बेहतर छिपाने की तकनीक की प्रशंसा कर रहा था या जियाओ मिंग की गहरी धारणा की प्रशंसा कर रहा था। गू जुनर की आवाज में आश्चर्य का एक रंग था जब उसने सुना,
मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। इतना युवा डूकिंग, यहाँ तक कि सेंट्रल प्लेन्स में जहाँ इतने सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, वहाँ भी उनमें से बहुत से नहीं हैं। ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक सुनहरा फीनिक्स घास के घोंसले से उड़ सकता है, जो कि जियामा साम्राज्य है। ज़ियाओ परिवार जो 1000 साल से गिर गया है, इस वजह से फिर से उठ सकता है। गू जुनर की तुलना में, जिसने अपना अधिकांश समय ज़ियाओ परिवार में बिताया, लिंग यंग, जो बड़ा था, वास्तव में केंद्रीय मैदानों के बारे में अधिक जानता था। जब वह छोटा था, तब उसने केंद्रीय मैदानों की यात्रा की थी और जानता था कि ज़ियाओ मिंग की वर्तमान प्रतिभा भी केंद्रीय मैदानों में शीर्ष पर थी, और वह अभी भी ज़ियाओ मिंग और ज़ियाओ कबीले के भविष्य के बारे में बहुत आशावादी था। जब तक ज़ियाओ मिंग गिर नहीं जाता, हालांकि ज़ियाओ कबीले को वापस शीर्ष पर लाना असंभव था जहां वह एक बार था, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जगह लेने में कोई समस्या नहीं थी। दोनों के बोलने का इंतजार किए बिना दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। मिस सुनर, क्या आप वहाँ हैं? एक नौकरानी की पोशाक पहने एक युवती ने दरवाजे के सामने सम्मानपूर्वक पूछा। अंदर आ जाओ। नौकरानी ने दरवाजा धक्का दिया और अंदर घुसी। तभी उसने देखा कि कमल के फूल जैसी स्वभाव वाली एक युवती कुर्सी पर अकेली बैठी है, जबकि आसपास कोई नहीं था। जाहिर है, लिंग यंग ने फिर से अपना रूप छिपा लिया था। नौकरानी ने कुछ भी अजीब नहीं दिखाया, क्योंकि वह गू जुनर और लिंग यंग के बीच बातचीत नहीं सुन पाई थी। उसने धीरे से झुककर मिस गू जुनर की सुंदरता की प्रशंसा की और कहा, युवा मास्टर ज़ियाओ मिंग जियानान अकादमी से परिवार में वापस आ गए हैं और उन्हें परिवार का सर्वोच्च बुजुर्ग चुना गया है। इसलिए युवा मास्टर ज़ियाओ मिंग को उनके पद पर नियुक्त होने का जश्न मनाने में मदद करने के लिए परिवार शाम को एक भोज आयोजित करने जा रहा है, और कबीले के मुखिया ने मुझे विशेष रूप से आपको भोज में आमंत्रित करने का निर्देश दिया है। मिस सुनर। सर्वोच्च बुजुर्ग भोज। सच कहूं तो गू जुनर को ऐसी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ज़ियाओ मिंग ने जब वह बच्ची थी तब जो कुछ किया था उसके बारे में सोचते हुए उसने सिर हिलाया और कहा, समझ गया, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, तुम रिटायर हो सकते हो। हाँ, ... शाम को आने में ज्यादा समय नहीं था। बहुत से लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार था। आज रात का ज़ियाओ परिवार जगमगा रहा था और हर तरफ हंसी मजाक हो रहा था। ज़ियाओ परिवार के दरवाजे, जो इस समय बंद होने चाहिए थे, अब पूरी तरह से खुले थे। आंगन लोगों से भरा हुआ था और अंतहीन शोर था। वुटान शहर में महत्वपूर्ण माने जाने वाले लोग उपहार लेकर जा रहे थे और गार्ड की तरफ सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुरा रहे थे। एक मोटा अधेड़ उम्र का आदमी एक तीखी लाल तलवार लिए हुए था और चिल्लाया, मैं दाली हथियार व्यापारी कंपनी से दाली हूँ। मैंने ज़ियाओ परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग की वापसी के बारे में सुना है और उनसे मिलने आया हूँ। ये तीसरे क्रम की जादुई कोर तलवार मेरी ईमानदारी का एक छोटा सा प्रतीक है, कृपया इसे स्वीकार करें। तीसरे क्रम की जादुई कोर तलवार सस्ती नहीं थी। ये वुटैन शहर के कुछ छोटे परिवारों की वार्षिक आय हो सकती है। ये दाली वास्तव में उदार था। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अपनी तलवार सौंपने ही वाला था कि उसे एक पीले रंग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने एक तरफ धकेल दिया, इससे पहले कि संरक्षक कुछ कह पाता। पीले रंग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक क्रिस्टल बॉक्स था, और पारदर्शी क्रिस्टल बॉक्स के अंदर एक हथेली के आकार का उग्रलाल क्रिस्टलीय औषधीय मशरूम अंधेरी रात में चमक रहा था। औषधीय जड़ी बूटी व्यापारी हुआंग झोंग ज़ियाओ परिवार से मिलने आया है। मैंने सुना है कि सर्वोच्च बुजुर्ग अग्नि गुण है। यह 1000 साल की अग्नि आत्मा गनोडर्मा है जिसे मैंने कई सालों से संजो कर रखा है। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। 1000 साल की अग्नि आत्मा गनोडर्मा। इस नाम ने एक और आश्चर्य पैदा किया। यह अग्नि आत्मा गनोडर्मा एक अत्यधिक बेशकीमती औषधीय पदार्थ था, क्योंकि इसने बड़ी मात्रा में अग्निगुण ऊर्जा को अवशोषित किया था और खेती को बढ़ाने का प्रभाव था। हालांकि अग्नि आत्मा गनोडर्मा वास्तव में एक औषधीय जड़ी बूटी को संदर्भित नहीं करता था जो 1000 साल तक उगती थी, लेकिन हुआंग झोंग ने जो अग्नि आत्मा गनोडर्मा निकाला था वह कई साल पुराना लग रहा था, और एक नज़र में कोई भी बता सकता था कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी और पहले की कीमती तलवार की तुलना में ये कई गुना ज्यादा महंगी थी। ये हुआंग झोंग ने अग्नि आत्मा गनोडर्मा निकाला होगा क्योंकि उसके पास कोई योजना थी। देखने वाली भीड़ ने देखा कि हुआंग झोंग के पीछे एक शर्मीली युवा लड़की पीले रंग की सुंदर चेहरे वाली थी और उनके सिर समझदारी के निशान से चमक रहे थे। यूनियन टी हाउस। ये जीवंत माहौल जारी रहा क्योंकि प्रवेश द्वार पर लोगों की संख्या कम नहीं हुई, क्योंकि ज़ियाओ परिवार के गेट पर गार्ड किसी को भी ज़ियाओ परिवार के अंदर नहीं जाने देते थे, न ही वे उपहार स्वीकार करते थे। ज़ियाओ परिवार के सदस्य की तरह कपड़े पहने एक व्यक्ति के गेट के अंदर से बाहर आने और उन्हें सिर हिलाने के बाद ही गार्ड ने उपहार इकट्ठा करना शुरू किया और लोगों को अंदर जाने दिया। थोड़ी देर में
वी जियाओ परिवार के गेट से अंदर घुस गई, शायद इसलिए कि वे जियाओ परिवार की ताकत से डर गए थे, और हालांकि भीड़ काफी तेजी से चल रही थी, लेकिन उनके चलने पर आश्चर्यजनक रूप से साफ और व्यवस्थित महसूस हो रहा था। मिट नीलामी घर, याफी और मास्टर गुनी जियाओ परिवार से मिलने आए हैं। एक नाजुक और मोहक आवाज गूंजी, जिसने कई लोगों के कदम रोक दिए, जिनमें से कई ने उस आकृति को देखने के लिए मुड़कर देखा जिसने बात की थी, और जब उन्होंने उसे अच्छी तरह से देखा तो उन्हें केवल अपने खून में उबाल महसूस हुआ और उनके मुंह सूख गए। आज रात की याफी ने हमेशा की तरह लाल रंग पहना था, लेकिन ड्रेस की जगह एक शानदार लंबी स्कर्ट पहन ली थी। लाल रंग की ड्रेस में लिपटी का मुख और सुंदर आकृति प्रभावशाली और बेहद उत्तेजक है। उसके हल्के मेकअप वाले चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी, जो उसके पहले से ही परिपूर्ण चेहरे को और भी चमकदार बना रही थी, और यह स्पष्ट था कि उसने इस शाम के लिए बहुत सोचा था। उसके बगल में मास्टर गुनी ने जियामा साम्राज्य के किमियागर की पोशाक पहन रखी थी, जिसकी छाती पर किमियागर का प्रतीक चिन्ह था, और उसके चेहरे पर हमेशा दिखने वाला अहंकार बहुत पहले ही गायब हो चुका था। अपने आसपास से आ रही तीखी निगाहों को अनदेखा करते हुए याफी और गुनी ने जियाओ परिवार के द्वार में प्रवेश करने से पहले अपने हाथों में उपहार जियाओ परिवार के दरबान को सौंप दिया। जियाओ परिवार में प्रवेश करने के बाद पहरेदारों ने रास्ता दिखाया, और जियाओ परिवार में प्रवेश करने वाले सभी लोग एक विशाल हॉल में पहुंचे, जहां सभी प्रकार की शराब और भोजन मेजों पर रखे हुए थे। कई नौकरानियां बर्तन लेकर उनके बीच से गुजर रही थीं। जैसे ही याफी और मास्टर गुनी हॉल में दाखिल हुए, उन्हें कई जाने पहचाने चेहरे मिले। हुआंग झोंग, वुटान सिटी के महान औषधीय जड़ी बूटी व्यापारी दाली, जिसने वुटान सिटी में हथियार उद्योग पर एकाधिकार कर लिया है। हे, ऐसा लगता है कि जियाओ मिंग की वापसी ने वुटान सिटी के इन दिग्गजों के लिए बड़ी हलचल ला दी है। उन लोगों को देखते हुए याफी ने एक पल के लिए अपना छोटा गुलाबी मुंह ढक लिया और मुस्कुराते हुए कहा। ग्रैंडमास्टर गुनी, जो पास में ही थे, ने भीड़ को देखा और थोड़ा सिर हिलाया। यहाँ तक कि जियाली परिवार, जो जियाओ परिवार के साथ विवाद करता था, भी आ गया है। ऐसा लगता है कि वे आकर माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे ऐसे हैं, एक डुकिंग पावरहाउस के साथ। याफी और गुनी ने उन लोगों को देखा, और उन लोगों ने स्वाभाविक रूप से उन्हें देखा। आज की याफी इतनी उज्ज्वल और रंगीन थी कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। याफी को देखने के बाद कई लोग जल्दी से रिश्ता बनाने के लिए आगे आए। मितिर ऑक्शन हाउस अब वुटान शहर में जियो परिवार के अलावा दूसरी बड़ी शक्ति थी, और अच्छे संबंध बनाए रखना जरूरी था। जब उसने उन्हें आते देखा तो याफी ने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाकर उनसे निपटा। वह उनसे नहीं निपट रही थी काफी देर तक, जब उसने बाहर से शोर आते सुना। जियो परिवार के मुखिया जियो झान और बुजुर्गों का एक समूह अंदर आया। उन्हें देखकर ये लोग, जो कुछ मिनटों से याफी से बात कर रहे थे, पलटे और जियो झान और बुजुर्गों के साथ एक अनौपचारिक बातचीत के लिए एक साथ घुस गए। जब भी उन्होंने अपना मुंह खोला तो वे चापलूसी करते हुए दिखाई दिए। गुनी और याफी, जो एक ही स्थान पर रहे, ने निराशा में उन्हें देखा और फिर अपने सिर हिला दिए। मास्टर गुनी ने फुसफुसाते हुए कहा, ये लोग बहुत बेशर्म हैं। कोई बात नहीं, जियो झान भी उनके जैसे एक ग्रैंड मास्टर है। क्या वे अपने चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान को रोक नहीं सकते? अगर वे लोग जो जियो झान की चापलूसी कर रहे थे ये सुनते, तो वे केवल चिल्लाते कि वे भी ऐसा नहीं करना चाहते। ईमानदारी से कहूं तो जियाओ झान भी उनकी तरह ही एक ग्रैंड मास्टर था, और वे इस तरह का चापलूसी वाला रुख नहीं दिखाना चाहते थे। लेकिन जियाओ परिवार को डुकिंग किसने बनाया? जियाओ मिंग बाहर नहीं आया था। वह शक्तिशाली डू स्पिरिट जियाओ शान यहाँ नहीं था, और जियाओ झान जियाओ परिवार का वर्तमान कबीले का मुखिया था, इसलिए उन्हें किसी की चापलूसी करनी थी। न केवल जियाओ झान, बल्कि जियाओ परिवार के कुछ बुजुर्गों और कुछ अन्य लोगों से भी उनकी चापलूसी करने के लिए संपर्क किया। जियाओ परिवार के पिछवाड़े में एक छोटे से एकांत आंगन में जियाओ मिंग ने नई परिष्कृत गोलियां जियान को दी, जिसने उन्हें चिंतित आंखों से देखा। हंसने और जियान को देखने के बाद, जिसने जल्दी से एक गोली अपने मुंह में डाल ली, उसने रात के आसमान की ओर देखा। यह अनुमान लगाते हुए कि यह लगभग समय हो गया था, उसने कहा, भोज में जाने का लगभग समय हो गया है। जब जियान, जिसने एक गोली ली थी और खुशी से मुस्कुरा रही थी, ने ये सुना, तो वह भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सके और बुदबुदाए, मुझे नहीं पता कि इस भोज में ऐसा क्या खास है। अगर हमारे पास खाली समय हो तो हम औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढने जा सकते हैं। दरअसल जियान को उस तरह का आयोजन पसंद नहीं था, क्योंकि उस तरह की स्थिति उसे बहुत उबाऊ लगती थी, और जब बहुत सारे लोग होते थे तो बहुत शोर भी होता था।
उस तरह के भोज में शामिल होना बस समय की बर्बादी थी। जियाओ मिंग जियान के विचारों को अच्छी तरह से समझता था। दरअसल उसे भी ऐसे आयोजन पसंद नहीं थे, लेकिन जब लोग उसे दावत देने के लिए खुश होते थे तो वह एक नायक के रूप में मना नहीं कर सकता था। जियान की ओर देखने के बाद जियाओ मिंग ने पूछा, क्या तुम नहीं जाना चाहते? हम जियान ने अपना छोटा सिर हिलाया और अपनी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखें झपकाते हुए कहा, वास्तव में जैसे ही मैं इस शहर में दाखिल हुई मुझे एहसास हुआ कि मुझे फिर से कई औषधीय जड़ी बूटियां महसूस हुई हैं। तुम मुझे औषधीय जड़ी बूटियां लाने क्यों नहीं देते? चूंकि वुटेंग शहर मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के ठीक बगल में है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि जियान औषधीय जड़ी बूटियों को महसूस करने में सक्षम थी। सच कहूं तो जियाओ मिंग ने भी इसे महसूस किया था और उम्मीद भरी जियान को एक पल के लिए देखा और फिर आहें भरते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आज रात बाहर जाने दूंगी, लेकिन तुम्हें कल वापस आना होगा, समझी? जियान की मौजूदा ताकत के साथ जियामा साम्राज्य में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे रोक सके, सिवाय युनशान के। इसलिए जियाओ मिंग को डर नहीं था कि उसके जाने के बाद उसके साथ कुछ हो जाएगा। उसने बस उसे कल वापस आने की याद दिलाए। हम जियाओ मिंग के वादे को देखकर जियान ने एक खुश चेहरा दिखाया और अपनी उंगली पर स्टोरेज रिंग में हाथ में गोली की बोतल डालने के बाद उसकी पीठ पर पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। अपने पंखों को जोर से हिलाते हुए उसका पूरा शरीर हवा में उड़ गया और फिर उसकी आवाज निकली, जियाओ मिंग, मैं पहले जा रही हूँ, मैं कल वापस आऊंगी। जियान को देखते हुए जो एक पल में चला गया था, जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया और जू तियान से कहा, जो उसके बगल में खड़ा था, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें भविष्य में जियाओ परिवार में रहने देना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए अपना चेहरा दिखाना जरूरी है। ये सुनते ही जू तियान के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया, लेकिन ये जल्दी ही गायब हो गया और फिर उसने दबी हुई आवाज में कहा, समझ गए गुरु, मैं अब से आपके कबीले पर नजर रखूंगा। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, मैं कल तुम्हारे लिए कुछ उपयुक्त की हुई विधि और तकनीक ढूंढूंगा। बस जियाओ परिवार में अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करो, ये फायदेमंद होगा। जू तियान की बांह थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए जियाओ मिंग ने कहा, चचेरे भाई जियाओ मिंग, अब खाने का समय हो गया है। छोटे से आंगन के बाहर जियाओ शान की आवाज आई, चलो चलते हैं। जू तियान से बात करते हुए, जिसके बाद जियाओ मिंग ने आगे बढ़कर गेट की ओर रुख किया। छोटे से आंगन के बाहर जियाओ शान गेट पर इंतजार कर रहा था और जियाओ मिंग को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। चचेरे भाई, अब समय हो गया है, चलो साथ में लिविंग रूम में चलते हैं। ठीक है। ... रास्ते में बातें करने के बाद वे तीनों जल्द ही दिनस्थल पर पहुंच गए। जैसे ही जियाओ मिंग और अन्य लोग हॉल में दाखिल हुए, हॉल जो कुछ शोरगुल से भरा हुआ था तुरंत शांत हो गया, क्योंकि सभी की नजर प्रवेश द्वार पर तीनों पर पड़ी। जियाओ परिवार की वेशभूषा में वह लंबा व्यक्ति जियाओ शान है, इसलिए उसके बगल में खड़ा सुंदर युवक जियाओ मिंग ही होगा, है न? हालांकि बहुत से लोग जियाओ मिंग की शक्ल को नहीं पहचान पाए, लेकिन ये लोग जियाओ मिंग से पहले से ही परिचित थे। शान की शक्ल देखकर उसकी पहचान का अंदाजा लगाना आसान था। इस यात्रा का लक्ष्य उनके ठीक सामने था, लेकिन वुटेन सिटी की इन सेनाओं ने जियाओ मिंग के पास जाने की हिम्मत नहीं की, बल्कि ईमानदारी से अपनी स्थिति में बने रहे, जरा सी भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की। तर्क सरल था। हालांकि जियाओ परिवार के कई लोगों ने कहा कि जियाओ मिंग का चरित्र अच्छा था, लेकिन फिर भी दूसरों ने यही कहा। अंत में उन्हें अभी भी सावधानी से देखना होगा, अगर वे साहपूर्वक आगे बढ़ते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। जियाओ मिंग द्वारा उन्हें चुटकी बजाकर मार डालना चींटी को चुटकी बजाने के समान है। चुप्पी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अध्याय 93, आकर्षक या फी। ये चुप्पी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि मुख्य टेबल पर बैठे ग्रैंड एल्डर ने जियाओ मिंग को आते देख तुरंत खड़े होकर उनका अभिवादन किया। हे, आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं, बैठिए। जियाओ मिंग ने दूसरी टेबल पर उन लोगों को देखा जिन्होंने जियाओ परिवार के कपड़े नहीं पहने थे। वे स्पष्ट रूप से जियाओ परिवार के मेहमान थे। आश्चर्य और जिज्ञासा के मिश्रण को नजरअंदाज करते हुए जियाओ मिंग ने सिर हिलाया और मुख्य टेबल पर चला गया। मुख्य टेबल पर ज्यादातर मेहमान जियाओ परिवार के सदस्य थे, सिवाय एक पुरुष और एक महिला के जिन्होंने जियाओ परिवार की पोशाक नहीं पहनी थी। चूंकि वे जियाओ परिवार की पोशाक नहीं पहने हुए थे, इसलिए जियाओ मिंग ने सबसे पहले उन दो लोगों को देखा। वह आदमी एक बूढ़े आदमी से ज्यादा कुछ नहीं था, भले ही उसने कीमियागर की पोशाक पहनी हुई थी और उसकी छाती पर दूसरे दर्जे का कीमियागर बैज था, लेकिन जियाओ मिंग की नज़र में वह एक आम आदमी से अलग नहीं था। महिला थोड़ी ज्यादा आकर्षक थी, उसके सुंदर चेहरे पर एक हल्की मुस्कान देखी जा सकती थी,
आकर्षण का एक स्पर्श बनाए रखते हुए, एक बढ़िया ढंग से तैयार की गई चमकदार लाल पोशाक पहने हुए, बीच में एक नीले क्रिस्टल के साथ एक सुनहरा बेल्ट उसकी कमर के चारों ओर लटका हुआ था, जो पतली पतली कमर को पूरी तरह से उजागर कर रहा था, और पोशाक के नीचे से एक सीधा कट आया जो उसकी जांघ तक ऊपर की ओर आया था, जो उसके चमकदार पैर को दिखा और छिपा रहा था। क्या लुभावनी सुंदरता है! उसकी सुंदरता उन सभी महिलाओं के बीच शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती है जिन्हें मैंने वर्षों से देखा है। ये व्यक्ति याफी होना चाहिए, है ना? एक नज़र डालने के बाद जियाओ मिंग ने अपने दिल में चुपके से सोचा। याफी की पहचान अभी भी बहुत आसानी से देखी जा सकती थी, उसकी विशेषताएं बहुत विशिष्ट थीं। जियाओ मिंग की निगाहों को देखकर याफी के चेहरे पर एक मोहक मुस्कान दिखाई दी। जियाओ मिंग ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि उस समय ग्रैंड एल्डर ने पहले ही उसे मुख्य सीट पर खींच लिया था और बैठ गया था, इसलिए उसने याफी को देखना जारी नहीं रखा। ये दृश्य देखकर याफी की मुस्कान थोड़ी सख्त हो गई। उसे लगा कि उसकी मुस्कान बेकार गई, लेकिन वर्षों के अनुभव ने बहुत पहले ही एक अच्छी मानसिकता बना ली थी और उसके चेहरे पर मुस्कान जल्दी ही अपनी स्वाभाविक अवस्था में लौट आई। जियो शान और जू तियान दोनों के जियो मिंग के पास बैठने के बाद जियो झान ने उनका परिचय कराना शुरू किया। मैं आपको परिचय कराता हूँ, ये दोनों मितिर नीलामी घर से मिस याफी और मास्टर गुनी हैं, जो आज आपसे मिलने आए थे जब उन्होंने सुना कि आप अपनी पढ़ाई से वापस आ गए हैं। ओह, मिस याफी मितिर नीलामी घर की प्रबंधक हैं। उनके तरीके असाधारण हैं और उन्होंने वुटान सिटी में आने के बाद से मितिर नीलामी घर के व्यवसाय का कई बार विस्तार किया है। जब जियो झान ने दोनों का परिचय कराया तो उसने याफी पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि उसे लगा कि जियो मिंग को याफी में दिलचस्पी होनी चाहिए। आखिरकार युवा लोग जीवन शक्ति से भरे होते हैं। लोगों का याफी में दिलचस्पी लेना सामान्य बात थी क्योंकि वह बहुत आकर्षक और आकर्षक थी। यही मुख्य कारण था कि उसने याफी और गुनी को इस टेबल पर क्यों बैठाया था। हालांकि यह मितिर परिवार के चेहरे के कारण भी था, लेकिन मितिर परिवार का चेहरा इन दोनों लोगों के लिए एक शक्तिशाली डुकिंग के साथ एक टेबल साझा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। जियाओ झान का परिचय सुनकर याफी, जो जियाओ झान के विचारों से पूरी तरह अनजान थी, ने अपने चेहरे पर एक मीठी मुस्कान दिखाए। उसकी गुलाबी चेहरी होंठ थोड़े खुले और उसकी मीठी आवाज़ टेबल से गूंज उठी। हे, मैंने लंबे समय से सुना है कि सुप्रीम एल्डर एक युवा नायक है, लेकिन जब मैं आज आपको देखता हूँ तो आप वास्तव में अफवाहों के अनुसार प्रभावशाली हैं। याफी की खूबसूरत आंखें एक आकर्षक चाप में मुड़ी हुई थीं। उसका ज़ेड हाथ उसके सुगंधित गालों पर टिका हुआ था। उसकी आंखें जियाओ मिंग के सुंदर चेहरे को घूर रही थीं। उसकी लंबी पलकें थोड़ी झपक रही थीं और उस आकर्षक परिपक्व और सुंदर चेहरे पर एक हल्का सा छेड़खानी वाला प्रलोभन उभर आया था। मोहक आवाज ने उसके कानों को गुदगुदाया, जिससे टेबल पर बैठे कई लोग शर्मा गए। सौभाग्य से वे सभी जियाओ परिवार के शक्तिशाली लोग थे और अपना संयम बनाए रख सकते थे, इसलिए उन्होंने खुद को शर्मिंदा नहीं किया। जियाओ मिंग ने याफी की मोहक आवाज पर उदासीनता से मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। आखिरकार उसने इस तरह के शब्द इतने बार सुने थे कि वह पहले से ही अपने मन में उन्हें अनदेखा कर सकता था। वह इस तरह की तारीफ के बारे में कुछ नहीं कह सकता था। उसे सीधे तौर पर इसे स्वीकार करना थोड़ा अहंकारी लग रहा था, और अगर वह ऐसा नहीं करता तो थोड़ा पाखंडी लगता, इसलिए इसके बारे में मुस्कुराना बेहतर था। सच कहूं तो जियाओ मिंग थोड़ा हैरान था कि याफी ने उसके पास जाने की हिम्मत की। उसकी सुंदरता के साथ, अगर वह एक विकृत व्यक्ति था और आज रात उसके साथ कुछ करना चाहता था, तो वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। वर्तमान में मितिर परिवार का सबसे मजबूत सदस्य है बोडोंग मेदुसा द्वारा सील कर दिया गया था और वर्तमान में केवल एक स्पिरिट था। मितिर परिवार का दूसरा सबसे मजबूत सदस्य मितिर टेंगशान, हालांकि जिया मा साम्राज्य के शीर्ष 10 शक्तिशाली लोगों में से एक था, वह केवल एक राजा था। अगर वह गंभीर हो जाता तो मितिर टेंगशान उसके सामने कभी भी 10 चालों से अधिक नहीं टिक पाता, और अगर वह चाहता तो उसे आसानी से हरा सकता था। ये संभव है कि याफी को लेने के बाद मितिर परिवार तब भी खुश होता जब उसकी छठी श्रेणी के कीमियागर के रूप में स्थिति का पता चलता। उनके लिए छठी श्रेणी के कीमियागर के साथ संबंध बनाने के लिए खराब साधना प्रतिभा वाले कबीले के सदस्य की बलि देना एक पूर्ण सौदा होगा। हालांकि अगर वह चाहे तो उसके सामने की सुंदरता को आसानी से प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन जियाओ मिंग के दिल में ऐसा कोई विचार नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह अपने दिल में महिलाओं के बिना एक संत था, बल्कि मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि ऐसा कार्य उसके मूल्यों के अनुरूप नहीं था। जियाओ मिंग के विचार याफी के लिए अज्ञात थे और उसने सोचा कि जियाओ मिंग का न बोलने का व्यवहार शक्तिशाली लोगों के अहंकार के कारण था।
जियाओ मिंग के उदासीन चेहरे को देखकर और वह सुंदरता जिसे वह आमतौर पर उसके सामने अपना प्रभाव खोने पर गर्व करती थी, याफी को थोड़ी निराशा हुई। घर से दूर प्रशिक्षण के वर्षों में उसने गहराई से सीखा था कि उसकी सुंदरता पुरुषों को कितना आकर्षित करती है। अब तक वह जियाओ मिंग जैसे किशोर से कभी नहीं मिली थी जो उसकी परवाह नहीं करता था। भले ही वह निराश थी, लेकिन याफी को इस बात से कोई असंतोष नहीं हुआ कि जियाओ मिंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उसने अपने दिल में आह भरी। जैसा कि साम्राज्य में प्रसिद्ध हो चुके एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से उम्मीद की जाती है, उसकी मानसिकता वास्तव में असाधारण है। जियाओ शान की ओर अपनी मोहक निगाहें घुमाने से पहले, भाई जियाओ शान, तुम्हें देखे हुए 1 साल हो गया है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा अंदाज अब भी वही है। वह और जियाओ शान 1 साल पहले एक बार मिले थे। उदासीन जियाओ मिंग के विपरीत जियाओ शान थोड़ा शर्मिला था, क्योंकि उसने अपने गाल को खरोंचते हुए अपने सरल और ईमानदार चेहरे पर लाली के संकेत के साथ धीमी आवाज में कहा, मिस याफी हमेशा की तरह सुंदर और दिल को छूने वाली हैं। जियाओ शान की प्रतिक्रिया देखकर याफी के चेहरे पर अगोचर संतुष्टि की लहर दिखाई दी। वास्तव में उसका आकर्षण अभी भी बना हुआ था और इसके लिए केवल जियाओ मिंग को दोषी ठहराया जा सकता था। ये लगभग समय हो गया है, हमें भोज शुरू करना चाहिए। भीड़ भरे हॉल में आराम से झाड़ू लगाने के बाद और बहुत से लोगों को अपनी ओर देखते हुए देखकर जियाओ मिंग ने कहा, ओह हाँ, शुरू करने का समय आ गया है, यह अवसर तुम्हारे लिए है। जियाओ मिंग, पहले चॉपस्टिक हिलाओ, बड़े बुजुर्ग ने कहा। जियाओ मिंग ने कोई आपत्ति नहीं की। चॉपस्टिक से थोड़ा खाना खाने के बाद कमरे में माहौल तुरंत गर्म हो गया। चलो पी लो, हम आज रात नशे में होने तक नहीं जाएंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। खाने और टोस्ट करने वाले लोगों की आवाज लगातार आ रही थी। जियाओ मिंग ने शराब का एक कप पीने के बाद बड़े बुजुर्ग के साथ टोस्ट किया। एक पल के लिए मेज पर बैठे कबीले के सदस्य एक के बाद एक आगे बढ़े। अपनी मौजूदा ताकत के साथ जियाओ मिंग के लिए साधारण शराब साधारण पानी से अलग नहीं थी, इसलिए जियाओ मिंग ने मना नहीं किया। जियाओ कबीले के अधिकांश सदस्यों ने टोस्ट करने के बाद एक दूसरे की तारीफ की और जल्दी से चले गए। लगभग उसी समय जियाओ झान अचानक उठ खड़ा हुआ, अपनी सीट से उठा और जियाओ मिंग के पास आकर सम्मानपूर्वक कुछ कहा। सुप्रीम एल्डर, आपने वर्षों से कबीले के विकास में बहुत योगदान दिया है और कबीले के मुखिया के रूप में मैं आपको टोस्ट देने के लिए यहाँ हूँ। जियाओ मिंग जियाओ झान के रवैये से थोड़ा हैरान था। क्या उसने कुछ देर पहले भी यही बात नहीं कही थी? उसे फिर से यह बात क्यों उठानी पड़ी? हालांकि वह अपने दिल में थोड़ा हैरान था, फिर भी जियाओ मिंग ने जवाब में अपना गिलास उठाया। एक कबीले के सदस्य के रूप में ये कुछ हिस्सा है जो मुझे करना चाहिए, इसलिए इसके बारे में चिंता न करें। जियाओ झान ने पहला गिलास पीने के तुरंत बाद खुद के लिए शराब का दूसरा गिलास डाला। इस दूसरे गिलास में मैं एक पिता के रूप में आपको टोस्ट करता हूँ। मेरा बेटा जियाओ यान पहले बीमार हो गया था और आपने उसकी मदद करने के लिए अपना रास्ता बदल दिया, इसके लिए मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये कहने के बाद जियाओ झान ने जियाओ मिंग के कुछ कहने का इंतजार किए बिना सारी शराब पी ली। उसके बगल में बैठे तीनों बुजुर्गों ने ये दृश्य देखकर अपने दिल में कोसा। जियाओ झान का पत्र कबीले की ओर से भेजा गया था और हर बार जब कोई विवाद होता था तो वे उसे इसके लिए डांटते थे। जब जियाओ झान ने अब ये कहा तो ये जियाओ मिंग के लिए उसका एक निजी पत्र बन गया और चौथी श्रेणी की गोली का नुस्खा भी केवल जियाओ झान को भेजा गया। यह उन्हें चुप कराने का एक प्रयास था। अध्याय 94। जियाओ झान का अनुरोध, वुटेन शहर एकीकृत। जियाओ मिंग ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और समझ गया। हालांकि वह पहले से ही जानता था कि चौथे स्तर की गोली का नुस्खा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए इसके बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए उसने कहा, ओह, ये तो बस एक छोटी सी बात थी। जियाओ मिंग को शराब का प्याला पीते देख कुछ बुजुर्गों ने एक पल के लिए भौहें सिकुड़ी और एक दूसरे को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। अब जबकि जियाओ झान का उद्देश्य पूरा हो चुका था, उनके लिए भविष्य में इस मामले को फिर से उठाना अच्छा नहीं था। उसके बगल में याफी ने जियाओ झान को दिलचस्पी से देखा, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से मिटेर की खुफिया नेटवर्क को देखते हुए जियाओ झान द्वारा अपने बेटे को चिकित्सा उपचार लेने के लिए ले जाने की पिछली घटना के बारे में बहुत स्पष्ट थी। उस समय वह अभी भी बहुत हैरान थी। जियाओ झान ने चौथे स्तर के कीमियागर को कैसे आमंत्रित किया, जो जियामा साम्राज्य में काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इलाज का खर्च वास्तव में जियाओ मिंग द्वारा वहन किया जाएगा। जियाओ मिंग के एक कप पीने के बाद जियाओ झान अपनी सीट पर वापस नहीं गया, बल्कि एक और कप डाला। यह
सुप्रीम एल्डर, मेरा एक और निर्दयी अनुरोध है। जियाओ मिंग ने अपनी भौहें उठाई, ये जानते हुए कि यह आने वाला मुख्य शो था और शराब के पिछले 2 कप बस इसके लिए मंच तैयार करने के लिए थे। उसने बड़ी दिलचस्पी से पूछा, क्या है? चलो सुनते हैं। अहम बात यह है कि मेरे बेटे जियाओ यान की बीमारी ठीक नहीं हुई है। आप 6ठे दर्जे के कीमियागर हैं, इसलिए मैं यानर की हालत देखने के लिए आपकी मदद मांगना चाहूंगा। 6ठे दर्जे के कीमियागर। जैसे ही ये शब्द बोले गए, जियाओ मिंग के जवाब देने से पहले सीट पर बैठे मास्टर गूनी सीधे सदमे में चिल्ला उठे। मास्टर गूनी को शांत रहना न जानने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये वास्तव में इसलिए था क्योंकि 6ठे दर्जे का कीमियागर बहुत अद्भुत था। पूरे जियामा साम्राज्य में एकमात्र व्यक्ति जो 6ठी श्रेणी का कीमियागर है वह पिलकिंग बूहे है, और उसके नीचे 5वीं श्रेणी के कुछ ही कीमियागर हैं। सबसे पहले उसने सोचा कि 6ठी श्रेणी के कीमियागर की पहचान झूठी है, लेकिन एक पल के विचार के बाद उसे एहसास हुआ कि यह संभवतः सच था। आखिरकार जियाओ मिंग को उनसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी और ऐसी चीज में कोई लाभ नहीं था। याफी ने अपना आकर्षक छोटा मुंह थोड़ा खोला हुआ था, वह भी अविश्वास से भरा हुआ था। एक 6ठी श्रेणी का कीमियागर और एक डूकिन की ताकत पहले से ही उसके मितिर परिवार को आसानी से नष्ट कर सकती थी। जब गूनी की चीख सुनी तो दूसरी मेजों पर बैठे मेहमानों के चेहरे भी चौंक गए और जियाओ मिंग की ओर उनकी निगाहों में आश्चर्य और भी बढ़ गया। साथ ही जियाओ परिवार के प्रति उनके दिलों में ईर्ष्या और जलन आसमान छूने वाली थी। इस क्षमता का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जियाओ परिवार में क्यों दिखाई दे सकता है, लेकिन उनके परिवार में नहीं? प्रश्नवाचक चिन्ह। जियाओ मिंग ने जियाओ झान को देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं और एक पल सोचने के बाद उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, आप उसे कल सुबह मेरे कमरे में ला सकते हैं और मैं उसे देखने में आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बिना किसी कारण के ये डूक्यू गायब हो जाना बहुत अजीब है। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। जियाओ मिंग के जवाब से जियाओ झान के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई जिसे छिपाना असंभव था, और उसने उसे बार बार धन्यवाद दिया। जियाओ मिंग के इस दावे के लिए कि वह इलाज की गारंटी नहीं दे सकता, उसने बस इसे अनदेखा कर दिया। उनके विचार में 6ठे स्तर का कीमियागर पहले से ही एक अप्राप्य अस्तित्व था और उसे विश्वास नहीं था कि वह ऐसे अस्तित्व की मदद से अपने बेटे को ठीक नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से जियाओ झान को नहीं पता था कि इस बार उससे निराश होना तय था, जब तक कि जियाओ मिंग सीधे याओ लाओ को प्रकट करने के लिए तैयार न हो, अन्यथा जियाओ यान की बर्बादी की स्थिति अभी भी कुछ समय तक रहने की आशंका थी। जियाओ परिवार के कई जूनियर भी इस जियाओ परिवार के भोज में मौजूद थे। जियाओ यान जियाओ झान के बेटे के रूप में कबीले के कई सदस्यों के ताने के बावजूद आज मौजूद था, लेकिन जियाओ मिंग और अन्य लोगों के साथ एक ही टेबल पर बैठने के बजाय वह जियाओ परिवार के जूनियर के क्षेत्र में था और जियाओ झान की हरकतें उसकी नज़रों में आ गईं। पूरे परिवार ने उसे चिढ़ाया था और वर्षों से उसके साथ बुरा व्यवहार किया था, लेकिन केवल उसके पिता और भाइयों ने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा वे हमेशा करते थे, और भी अधिक प्यार से। वह इससे कैसे प्रभावित नहीं हो सकता था? जियाओ मिंग एक 6ठी श्रेणी का कीमियागर था और अगर वह कुछ करने को तैयार होता तो उसे निश्चित रूप से ठीक किया जा सकता था। किसी को भी जियाओ यान की आंतरिक भावनाओं की परवाह नहीं थी। जियाओ यू, जो थोड़ी ही दूर पर बैठी थी, ने जियाओ यान को देखा, जो अपने आसपास के लोगों के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा था, और उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। जियाओ यान, तुम वाकई बहुत भाग्यशाली हो कि अंकल जियाओ झान ने व्यक्तिगत रूप से चचेरे भाई जियाओ मिंग से तुम्हारा इलाज करने का अनुरोध किया। जियाओ यान अब अपने कबीले के सदस्यों के वर्षों के तानों से अपनी सारी तीक्ष्णता खो चुका था। जियाओ यू के तानों के सामने केवल चुप था, पहले से ही इसका आदी था। हे, जियाओ यू ने केवल मुंह बनाया लेकिन मजाक करना जारी नहीं रखा। आखिरकार वहां एक सुखद माहौल था और इस तरह नाराज होना वास्तव में अनावश्यक था। उसके बगल में बैठी गू जुनर ने जियाओ यान को केवल हल्के से देखा जब उसने शी को सुना एओयू के शब्द। वर्तमान गू जुनर, क्योंकि उसने उस घटना का अनुभव नहीं किया था जहां जियाओ यान ने आधी रात को उसके कमरे पर दस्तक दी थी, उसके मन में जियाओ यान के लिए कोई प्रेम भावना नहीं थी, और यहाँ तक कि उस घटना के कारण जियाओ यान के प्रति अच्छी भावनाएं भी नहीं थीं। इसलिए एक गिरे हुए प्रतिभाशाली जियाओ यान पर एक नज़र डालने के बाद गू जुनर ने जल्दी से अपनी आंखें जियाओ मिंग की ओर घुमाई, यह नहीं जानते हुए कि उसके दिल में क्या सोचा जा रहा था। ... भोज थोड़े समय तक चला, जिसके दौरान गूनी, जिसने जान लिया था कि जियाओ मिंग एक 6ठी श्रेणी का कीमियागर था, अपने चेहरे पर उत्सुक मुस्कान के साथ जियाओ मिंग के पास गया, विभिन्न विषयों पर सलाह मांगते हुए,
ठीक वैसे ही जैसे पहले चापलूसी करने वाली सेनाओं के नेता करते थे। ज़ियाओ मिंग के लिए गूनी के प्रश्न 1 और 1 के बराबर 2 के समान सरल थे, इसलिए ज़ियाओ मिंग ने अपने चेहरे पर सबसे अधिक चिंतित और सम्मानजनक मुस्कान के साथ गूनी को निर्देश दिया। याफी ने गूनी को देखा, जो बहुत घमंडी हुआ करती थी और अब इस अवस्था में आ गई है, और पलकें झपकाईं, लेकिन अंदर से वह बहुत समझदार थी। अगर ये तथ्य न होता कि अब ज़ियाओ मिंग के बगल में कोई जगह नहीं है, तो वह भी उसके बगल में जाना चाहती। ... समय धीरे धीरे बीतता गया और भोज समाप्त होने वाला था। जैसे जैसे अंत करीब आता गया, ज़ियाओ झान अचानक लाल चेहरे के साथ उठ खड़ा हुआ और चिल्लाया, अहम, सब चुप हो जाओ। अब जब वुटान सिटी की सभी बड़ी और छोटी सेनाएं मौजूद हैं, तो हम, ज़ियाओ परिवार, सभी को रिपोर्ट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। जब ज़ियाओ झान ने ये कहा, तो उसने शोरगुल वाले हॉल को शांत कर दिया। उन सेनाओं के नेताओं ने एक दूसरे को कुछ अप्रिय भावनाओं के साथ देखा। ज़ियाओ झान, हमारा मानना है कि हालांकि वुटान सिटी मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के करीब है और इसकी आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे ज़ियाओ परिवार को लगता है कि वुटान सिटी बहुत छोटा है और शहर में केवल एक ही आवाज़ हो सकती है। मुझे आश्चर्य है कि आप सभी क्या सोचते हैं। बल के नेता मूर्ख नहीं थे और तुरंत समझ गए कि जियो झान का क्या मतलब था। ये जियो परिवार वुटान शहर को एकीकृत करने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में वुटान शहर को एकीकृत करना कुछ ऐसा था जो जियो परिवार लंबे समय से करना चाहता था। परिवार के विकास के लिए बाजार के कारोबार पर निर्भर रहना असंभव था। परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बाजार के कारोबार पर निर्भर रहना असंभव था, इसलिए वे केवल अन्य पहलुओं से शुरुआत कर सकते थे। ऐसा हुआ कि इस बार परिवार के पहले और दूसरे सबसे अच्छे विशेषज्ञ मौजूद थे, इसलिए जियो परिवार तुरंत ही करना चाहता था। जियो झान के शब्दों के बाद बलों के नेताओं ने एक दूसरे को देखा और अपना मुंह खोलने का इरादा नहीं किया। हालांकि जियो परिवार के पास एक डुकिंग था, लेकिन वुटान शहर ने वर्षों से जो स्थिर स्थिति बनाए रखी थी, उसने अभी भी उन्हें ये भ्रम दिया कि इस बारे में बात की जा सकती है। जू तियान, एक उदासीन आवाज़ सुनाई दी। ये जियो मिंग था जो बोल रहा था। जू तियान, जिसका नाम बोला गया था, ने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। उसकी राक्षसी आभा उन ताकतों के नेताओं पर दबाव डाल रही थी। यह एक किंग पावरहाउस है। जो लोग आभा से पीड़ित थे, उन्हें केवल ऐसा महसूस हुआ जैसे कि एक विशाल पर्वत उनके शरीर पर दबाव डाल रहा था, और उनके चेहरे दबाव से लाल हो गए। केवल अपनी आभा से उन्हें इस हद तक दबाने में सक्षम होने के लिए वह निश्चित रूप से एक किंग था, इसमें कोई संदेह नहीं था। वह जू तियान के साथ ठीक है। ज़ियाओ मिंग के आदेश के साथ जू तियान ने अपनी आभा वापस ले ली। जू तियान के आभा दमन के बाद वे लोग कमजोर हो गए और भारी सांस ले रहे थे। क्या मैं आपको परिचय करा सकता हूँ? यह जू तियान है, एक किंग पावरहाउस, मेरे ज़ियाओ परिवार का मेहमान, और वह अब से ज़ियाओ परिवार में रहेगा। ज़ियाओ मिंग की आवाज़ बहुत ही सपाट थी, लेकिन इसने सभी लोगों के दिलों को हिंसक रूप से उछाल दिया। इस ज़ियाओ मिंग को इतना मजबूत व्यक्ति कहाँ से मिला? ज़ियाओ परिवार कोई अपवाद नहीं था, क्योंकि ज़ियाओ मिंग ने पहले कभी नहीं कहा था कि जू तियान ज़ियाओ परिवार के साथ स्थायी रूप से रहने वाला है। ज़ियाओ परिवार के सदस्यों के चेहरों पर संतुष्टि के भाव दिखाई दिए, जबकि उन बलों के नेताओं ने एक दूसरे को कड़वाहट से देखा, और फिर वे सभी बोले, मेरी दाली हथियार व्यापारी कंपनी अब से ज़ियाओ परिवार द्वारा चलाई जाएगी। पिल्स्टो ज़ियाओ परिवार को वुटान शहर के स्वामी के रूप में सम्मान देने के लिए तैयार है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जिया लाई परिवार, आओ बा परिवार, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। याफी ने मेज पर बैठे जू तियान को देखा, जो ज़ियाओ मिंग के आदेशों का पालन कर रहा था, और उसने कुछ कठिनाई से लार ली। भले ही ज़ियाओ मिंग छठी श्रेणी का किमियागर था, लेकिन एक शक्तिशाली किंग को उसका इतना सम्मान दिलाना बहुत मुश्किल था कि वह ज़ियाओ परिवार में रहकर परिवार की रक्षा करने के लिए भी तैयार हो जाए। इस ज़ियाओ मिंग के पास ऐसी चीज़ें करने के लिए किस तरह के जादुई साधन थे? याफी ने अपने भीतर एक बड़ी जिज्ञासा महसूस की। उन शक्तियों के लोगों के बोलने के बाद ज़ियाओ मिंग ने एक बार फिर कहा, आओ बा परिवार और जिया लाई परिवार को 10 दिनों के भीतर वुटान शहर छोड़ना होगा, अन्यथा उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। ये क्यों? गुना 2, जिया लाई परिवार के कबीले के नेता जिया लाई बी और एओ के कबीले के नेता बा परिवार एओ बा पा उसके शब्दों पर भौहें सिकोड़कर चिल्लाया। वे बहुत उलझन में थे कि ज़ियाओ मिंग उनके कबीले को क्यों निकालेगा, जबकि उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी अधीनता व्यक्त की थी। खास तौर पर एओ बापा, ये ठीक था कि जिया लाई परिवार को बाजार के कारोबार और ज़ियाओ परिवार के साथ उनकी सारी परेशानियों के कारण निकाल दिया गया था,
लेकिन उनके एओबा परिवार ने कभी कुछ नहीं किया। ओह, यह इसलिए है क्योंकि मैं इतिहास जानता हूँ, ज़ियाओ मिंग ने मन ही मन सोचा। यह एओबा परिवार और जिया लाई परिवार ज़ियाओ परिवार को नष्ट करने के इरादे से एक साथ आए थे जब ज़ियाओ यान ने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में बड़ी गड़बड़ी की थी, और उसे अभी भी लगा कि यह बेहतर था कि वे लोग उसकी नाक के नीचे नहीं थे। ये ऐसी बातें थी जो वह दूसरों को नहीं बता सकता था, इसलिए ज़ियाओ मिंग ने केवल एक सपाट स्वर में कहा, इसके लिए कोई कारण नहीं है, आपको 10 दिनों में चले जाना चाहिए। लेकिन जिया लाई भी अभी भी बात करना चाहती थी। भले ही उन्हें जाना पड़े, उन्हें और समय देना चाहिए, ये 10 दिन बहुत कम है। अध्याय 95, जियो झान और जियो यान दरवाजे पर। हम्फ, जिया ली बी के कुछ और कहने का इंतजार किए बिना जू तियान ने ठंडी सांस ली और बर्फ सफ़ेद ऊर्जा उसकी ओर दौड़ी। जिया ली बी के पास प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। उसने केवल अपनी छाती से एक ठंडी शक्ति आती हुई महसूस की और उसका पूरा शरीर बाहर निकल आया, दीवार से जोर से टकराया और मुंह से खून थूका, फिर पलटाव से जमीन पर जा गिरा। खांसी, खांसी। उसने देखा कि उसके द्वारा थूका गया खून बर्फ के टुकड़ों में बदल गया और उसके शरीर से एक मजबूत कीवी बह रही थी जो उसे बेतहाशा नष्ट कर रही थी। जियाली को वास्तविकता का एहसास हुआ और उसने मुश्किल से कहा, जियाली परिवार 10 दिनों में वुटेन शहर से पीछे हट जाएगा। खांसी। हम। ज़ियाओ मिंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया और एओबापा की ओर देखने लगा। ज़ियाओ मिंग की नज़र उस पर देखकर एओबापा को ठंड से पसीना आ गया, खासकर जब जू तियान ने भी अपनी भयंकर नज़र उसकी ओर घुमाई। उन्मत्त जादुई जानवर की आभा ने उसके पैरों को थोड़ा डगमगा दिया। गहरी सांस लेते हुए एओबापा ने कड़वा चेहरा बनाते हुए कहा, एओबा परिवार भी 10 दिनों में वुटान शहर से पीछे हट जाएगा। जिया ली और एओबा कुलों का अंत देखकर वहां मौजूद दूसरे कुलों के लोगों के मन में एक विचार कौंधा कि उन्हें भविष्य में कभी भी ज़ियाओ परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एओबापा के ये कहने के बाद कि वे वुटान शहर छोड़ देंगे, ज़ियाओ मिंग ने कोई और बकवास नहीं की, बल्कि अपना हाथ हिलाया और उन्हें बताया कि वे अब जा सकते हैं। ज़ियाओ मिंग के निर्देश प्राप्त करने के बाद जियाली भी कांपते हुए उठ खड़ी हुई और एओबापा के साथ वे हॉल से बाहर निकल गए। इसके बाद प्रत्येक परिवार के लोगों ने भी विदा ली। जल्द ही हॉल में केवल जियो परिवार, मास्टर गुनी और याफी ही बचे थे। यह महसूस करते हुए कि अब उसके लिए जियो परिवार के साथ रहना उचित नहीं था, याफी धीरे से खड़ी हुई और नाजुक आवाज में बोली, सुप्रीम एल्डर और कबीले के मुखिया जियो, आज आपके साथ रहना बहुत खुशी की बात है और बहुत देर हो चुकी है, इसलिए याफी पहले विदा लेंगी। मास्टर गुनी भी खड़े हुए और सम्मानपूर्वक चेहरे के साथ जियो मिंग से कहा, आज आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद मास्टर जियो मिंग। कल मैं किसी से एक छोटा सा उपहार तैयार करने के लिए कहूँगा, मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। आज रात के भोज के दौरान गुनी को जियो मिंग से मार्गदर्शन मिला और जियो परिवार के सभी मेहमानों में से सबसे अधिक लाभान्वित हुई। चिंता मत करो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, गुनी को देखते हुए जियो मिंग ने धीरे से कहा। गुनी एक दूसरे दर्जे का किमियागर उसे देखने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं दे सकता था, भले ही उसके पास मिट नीलामी घर का समर्थन हो। इसके अलावा वह केवल यादृच्छिक संकेत दे रहा था, उपहार स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मास्टर ज़ियाओ मिंग ने आज मुझे बहुत कमाया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद कैसे न करूं। गुनी का रवैया दृढ़ था। ये देखकर ज़ियाओ मिंग ने हल्के से मुस्कुराया और कुछ और नहीं कहा, केवल अपना सिर धीरे से हिलाया। जैसे ही उसने ज़ियाओ झान को याफी और गुनी को विदा करते देखा, ग्रैंड एल्डर, जो ज़ियाओ मिंग से बहुत दूर नहीं बैठा था, अचानक ज़ियाओ मिंग के पास गया और कुछ उत्साह से पूछा, यह क्या माननीय अतिथि जू तियान वास्तव में पूरे समय ज़ियाओ परिवार में रहेगा? एम। ज़ियाओ मिंग ने सिर हिलाया। जू तियान भविष्य में खेती करने के लिए कबीले में रहेगा, लेकिन अगर कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं है तो उसे परेशान मत करो। जू तियान आखिरकार एक जादुई जानवर था और उसकी आदतें इंसानों से अलग थीं, इसलिए ज़ियाओ मिंग को यह निर्देश दिया गया था। ग्रैंड एल्डर ने खुशी से सिर हिलाया। कबीले में एक शक्तिशाली डू किंग का होना अच्छा था, भले ही वह केवल महत्वपूर्ण समय पर ही दिखाई देता हो। ये जानना महत्वपूर्ण था कि जब ज़ियाओ मिंग अभी तक घर नहीं लौटा था तो उसने कई उच्च रैंक वाली डू तकनीकें और क्यूई विधियां भेजी थीं। वे तकनीकें किसी को भी आकर्षित करेगी। उसे बहुत डर था कि अगर उनके पास उनका समर्थन करने वाला कोई मजबूत व्यक्ति नहीं होगा तो कोई भी मजबूत व्यक्ति उन्हें लूटने आ जाएगा। वह अभी भी अगले कुछ दिनों में ज़ियाओ मिंग से पूछने के लिए कुछ समय निकालना चाहता था कि क्या उसके पास कोई समाधान है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि ज़ियाओ मिंग ने पहले ही एक उपाय सोच लिया था।
उत्साह के एक पल के बाद ग्रैंड एल्डर ने जू तियान की ओर अपने हाथ जोड़े, जो उसके बगल में खड़ा था, और कहा, सम्मानित अतिथि जू तियान, ज़ियाओ परिवार भविष्य में आप पर भरोसा करेगा। जू तियान ने जवाब में सिर हिलाया। ये देखकर कि अब समय हो गया है, ज़ियाओ मिंग उठ खड़ा हुआ और विदा लेने लगा। अगले दिन सुबह सुबह जब ज़ियाओ मिंग, जो अपने बिस्तर के ऊपर क्रॉस लेग बैठा था, ने अपनी आंखें खोली तो उसने ज़ियान को मेज के पास बैठे देखा। उसके हाथ उसके गालों पर टिके हुए थे, उसकी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखें हर समय उसके चेहरे को देख रही थीं। अपने चेहरे को छूते हुए ज़ियाओ मिंग मुस्कुराया और ज़ियान को देखा। तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस मुझे अचानक एहसास हुआ कि तुम दूसरे इंसानों से अलग हो। मैं समझ गया, और क्या अंतर है? ज़ियाओ मिंग ने उत्सुकता से पूछा। ज़ियाओ मिंग का सवाल बेकार था क्योंकि ज़ियान ने जवाब नहीं दिया, बल्कि एक अजीब सूखी शाखा निकाली जो खून से सनी हुई थी और एक रेंगते हुए अजगर की तरह मुड़ी हुई थी, और उसे सौंप दिया। यहाँ, ये कल रात की मेरी फसल है। फिर से सदस्य ने मुझे एक गोली बनाने के लिए कहा। ब्लड पाइथन ब्रांच। अजीब सूखी शाखा को देखकर जो एक रेंगते हुए अजगर की तरह मुड़ी हुई और घुमावदार थी, ज़ियाओ मिंग थोड़ा हैरान हुआ। ये ब्लड पाइथन ब्रांच एक दुर्लभ औषधीय पदार्थ था, फाइटिंग स्पिरिट पिल्स को परिष्कृत करने के लिए मुख्य औषधीय पदार्थ, और उसके पास यह उसकी स्टोरेज रिंग में नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वुटान सिटी के पास अभी भी काफ़ी अच्छी चीज़ें थीं। शायद मैं इन दिनों ज़ियान के साथ सैर कर सकता हूँ। बिस्तर से उठने से पहले ज़ियाओ मिंग के दिमाग में एक विचार आया और ज़ियान के पास गया, उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ रक्त के रंग की शाखा को उसके हाथ में स्वीकार किया। क्या तुमने कल मैंने तुम्हारे लिए परिष्कृत की गई गोलियां खा ली हैं? नहीं, अभी भी आधी बची हुई है। हालांकि उसे समझ में नहीं आया कि ज़ियाओ मिंग उससे ऐसा क्यों पूछ रहा था। ज़ियान ने ईमानदारी से जवाब दिया, क्या तुम मुझे ये औषधीय जड़ी बूटी रखने दोगे, और बदले में मैं तुम्हारे लिए इस एक से भी बेहतर अन्य गोलियां परिष्कृत करूंगा? ज़ियाओ मिंग ने कहा। ब्लड पाइथन ब्रांच इतनी दुर्लभ कि उसके पास एक भी नहीं थी। ज़ियाओ मिंग ने अगली बार ज़ियान के लिए किसी अन्य प्रकार की औषधीय जड़ी बूटी से गोलियां परिष्कृत करने की योजना बनाई और इस एक को अपने संग्रह के लिए रख लिया। आखिरकार कीमियागरों को सबसे ज्यादा पसंद आने वाली चीजों में से एक अलग अलग औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करना था। ज़ियाओ मिंग के विचार ज़ियान के लिए अपरिचित थे, और जैसे ही उसने ज़ियाओ मिंग की बातें सुनी, उसने अपनी बड़ी आंखों से प्यार से पलकें झपकाईं और झिझकते हुए कहा, ये ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए गोलियां परिष्कृत कर दूंगी जब तुम वो गोलियां खत्म कर दोगे जो मैंने तुम्हें पहले दी थी। ज़ियाओ मिंग ने ज़ियान के छोटे से सिर को सहलाते हुए कहा। दस्तक, दस्तक, दस्तक। अचानक आंगन के बाहर से दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही ज़ियाओ मिंग की आत्मा शक्ति ने जांच की, उसने दो परिचित आभाओं को महसूस किया, ज़ियाओ झान और ज़ियाओ यान। यह ज़ियाओ झान काफ़ी बेचैन है, इतनी सुबह मुझे ढूंढ रही है। हंसते हुए ज़ियाओ मिंग उठ खड़ा हुआ, कमरे से बाहर चला गया और आंगन का दरवाज़ा खोला। उसके सामने ज़ियाओ झान और ज़ियाओ यान दिखाई दिए, जिनके चेहरे पर कुछ तनाव के भाव थे। सुप्रीम एल्डर, आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये देखकर कि दरवाज़ा ज़ियाओ मिंग ने खोला था, ज़ियाओ झान के चेहरे पर कुछ हद तक सुखद मुस्कान दिखाई दी। कबीले के मुखिया, अंदर आइए। ज़ियाओ मिंग ने अपना हाथ हिलाया और ज़ियाओ झान और ज़ियाओ यान को आंगन में ले गया। और उसी समय ज़ियान भी कमरे से बाहर भाग गया। सुबह सुबह ज़ियान के छोटे शरीर को ज़ियाओ मिंग के कमरे से बाहर भागते हुए देखकर ज़ियाओ झान की मुस्कान एक पल के लिए अजीब हो गई। वे कल रात एक साथ नहीं सोए थे, है न? इसके बारे में सोचने के बाद ज़ियाओ झान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपना हाथ बढ़ाया और ज़ियाओ यान को अपने पीछे खींच लिया। यह मेरा बेटा ज़ियाओ यान है। तुम्हें इससे तब मिलना चाहिए था जब तुम एक बच्चे थे। उम्र के हिसाब से वह तुमसे 1 महीने छोटा होना चाहिए। यानर, तुमने उसे अभी तक चचेरा भाई नहीं कहा है। चचेरा भाई, चचेरा भाई, ये शब्द ज़ियाओ यान ने बहुत ही अजीब तरीके से कहा था। दरअसल ज़ियाओ यान की ज़ियाओ मिंग की प्रति भावनाएं जटिल थीं। जब ज़ियाओ मिंग की प्रतिभा सामने आने से पहले वह एक बच्चा था। हालांकि उसे ज़ियाओ मिंग की थोड़ी बहुत छाप थी, लेकिन उसने केवल यही सोचा था कि ज़ियाओ मिंग अपने माता पिता की असमय मृत्यु के कारण एकाकी व्यक्तित्व वाला बच्चा था, और हालांकि वह थोड़ा प्यारा दिखता था, लेकिन वह ज़ियाओ परिवार के अन्य बच्चों जैसा ही था। यही वह समय भी था जब उसे खुद पर सबसे अधिक गर्व महसूस होता था, क्योंकि पूरे ज़ियाओ परिवार में सबसे अधिक प्रतिभा उसके पास थी। लेकिन ज़ियाओ मिंग की प्रतिभा सामने आने के बाद ज़ियाओ परिवार के पहले प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उसका खिताब सीधे हटा दिया गया, जिससे वह अवाक रह गया।
वह प्रतिभा सीधे उसकी कल्पना से परे थी और उसे शब्दों से परे धकेल दिया। एक बार उसने जियो मिंग के बराबर की साधना करने की पूरी कोशिश की, लेकिन 2 महीने में ही उसने हार मान ली। क्योंकि साधना वास्तव में एक उबाऊ काम है, वह इतनी मेहनत क्यों करेगा जब वह 99% लोगों से आगे निकलने के लिए सहजता से साधना कर सकता है। सौभाग्य से जियो मिंग द्वारा अपनी प्रतिभा को उजागर करने के कुछ समय बाद ही उसने पढ़ाई करने के लिए परिवार छोड़ दिया। जियो परिवार में बचे हुए बच्चों में से वह फिर से सबसे प्रतिभाशाली था। तब से उसने जियो परिवार के अधिकांश बच्चों की तरह जियो मिंग को एक किंवदंती के रूप में माना। तो कहने के लिए जियो परिवार के बच्चों को 3 ग्रेड में विभाजित किया गया था। जियो मिंग अकेले पहली कक्षा में, वह अकेले दूसरी कक्षा में और बाकी तीसरी कक्षा में। जियो मिंग की प्रतिभा अच्छी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह जियो मिंग को केवल उसकी प्रतिभा के लिए पहचानता था। क्योंकि उसका पुनर्जन्म हुआ था और क्योंकि वह 2 साल से अधिक समय से अपने परिवार का मजाक उड़ा रहा था, इसलिए उसने पूरे जियो परिवार में केवल अपने पिता और 2 भाइयों को ही पहचाना। हालांकि जियाओ मिंग ने जियाओ परिवार को तब छोड़ दिया था जब वह बहुत छोटा था और उसने उसका मजाक नहीं उड़ाया था और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए भी तैयार था। हालांकि जब दूसरे उसका मजाक उड़ाते थे तो वे अक्सर जियाओ मिंग को तुलना के बिंदु के रूप में इस्तेमाल करते थे, ये कहते हुए कि कैसे वह प्रतिभाशाली होने पर घमंडी और दबंग हुआ करता था, जबकि जियाओ मिंग, जो एक प्रतिभाशाली था, दूसरों के साथ विनम्रता से पेश आता था और परिवार में योगदान देता था। हमेशा इस तरह के शब्द सुनने से जियाओ मिंग के बारे में उसकी धारणा प्रभावित हुई। घबराहट के साथ साथ उपचार से पहले जियो मिंग की सहमति के लिए उसके दिल में कृतज्ञता थी। हालांकि जियो मिंग के इलाज के लिए सहमत होने की इच्छा के लिए उसके दिल में कृतज्ञता थी। वह ईमानदारी से उसे चचेरा भाई भी नहीं कह सकता था। जियो मिंग ने इसे सुना और इसे कोई महत्व नहीं दिया। उस समय जब वह किताब पढ़ रहा था तो वह जानता था कि जियोयान को ईमानदारी से उसे चचेरा भाई कहना इतना आसान नहीं था। जियोयान एक ऐसा व्यक्ति था जिसे दूसरे लोगों पर भरोसा करने में बहुत कठिनाई होती थी। उसे किसी की स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं थी और जियोयान से मिलने के लिए सहमत होना सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह उसी कबीले का सदस्य था।